अब देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात ये बोल देता हूँ कि इस वीडियो को अपने रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। यह वीडियो टोटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की गवर्नमेंट की बात करती है, तो हम फिक्शन की बात कर रहे हैं, कोई रियल लाइफ की नहीं, तो कोई पर्सनल मत ले लेना। अब देखो, पूरे एमसीयू में सिर्फ 2 ही ऐसी मूवीज हैं जो उनकी गवर्नमेंट की बात करती हैं। एक्चुअली में 3 है, मगर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, और दोनों ही मूवीज डार्क कैटेगरीज में आती हैं, और उनका नाम है कैप्टन अमेरिका विंटर सोल्जर और सिविल वॉर। और इन दोनों ही मूवीज में सोकोविया अकॉर्ड्स और हाइड्रा को छोड़ के एक और मुद्दा है जिसका नाम है करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार एमसीयू की मूवीज के अंदर जो कहानी टेक प्लेस करती है। अब इसके ऊपर से भी हम पर्दा उठाएंगे, मगर उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो अगर हम विंटर सोल्जर मूवी से ही शुरू करें तो हमें पता चलता है कि हाइड्रा ने शील्ड में अननोइंगली घुसपैठ करके उनका प्रोजेक्ट इनसाइड हैक कर लिया, जिससे उनकी सारी टेक्नोलॉजी, वेपन्स, एयरक्राफ्ट्स इंक्लूडिंग हेली कैरियर्स को वो अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाएंगे। मगर सबसे बड़ा यह सवाल उठता है कि यह प्रोजेक्ट अप्रूव ही कैसे हो गया, इसको फंडिंग भी चालू हो गई। इतना ही नहीं, ये सारी चीजें, इनका कंस्ट्रक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्टोरेज वॉशिंगटन डीसी के सरजमी के नीचे किया जा रहा था। इसके बाद भी इसका अप्रूवल कहां से मिल गया कि ये वॉशिंगटन डीसी के शहर के बीचों बीच लॉन्च किया जा सके। अब देखो, तुम में से कई लोग सोचेंगे कि मूवी में हाइड्रा ने जबरदस्ती लॉन्च करवाया, मगर लॉन्च की डेट पहले से तय हो चुकी थी, सब रेडी था। अब देखो, ये पहाड़ जैसे हेली कैरियर शहर के बीचों बीच में लॉन्च होने से मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि ये पहला लॉन्च था भाई, कोई भी खराबी आ सकती थी। यहाँ तक कि अगर हम सिर्फ हेली कैरियर से निकले हुए साउंड वेव्स की बात करें तो वो भी अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को काफी डैमेज पहुंचा चुके होंगे। क्योंकि तुम भी एक कॉमन सेंस लगा के सोचो, जब अपने स्पेस क्राफ्ट्स को भी किसी दूर दराज से खाली इलाके में लॉन्च किया जाता है, पॉपुलेशन से काफी दूर, कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि कब क्या मेल फंक्शन मशीन में आ जाए। अब देखो, मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि प्रोजेक्ट इनसाइड के शुरू होने से पहले शील्ड को कुछ परमिशन लेनी पड़ी होगी, कुछ नेगोशिएशन करना पड़ा होगा यूएस के सरकारी अधिकारियों से, पॉलिटिशियन से और लॉ से, क्योंकि भाई इतने बड़े प्रोजेक्ट की फंडिंग सरकार ही अच्छे से कर सकती है। अब आगे चलिए, कहानी में कई सारी चीजें होती हैं, कुछ राज पे से पर्दा हटता है तो किसी को धोखा मिलता है। अब देखो, शील्ड के अंदर हाइड्रा के पनपने के कारण कई सारे नामी गिरामी चेहरे सामने आते हैं, मगर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए सारे नाम सामने नहीं आते हैं। इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, हाइड्रा के एक अच्छी मेजॉरिटी के लोग अभी भी अपनी सरकारी पद पे तैनात हैं, क्योंकि बस कुछ ही बड़े नाम ही सामने आए थे। अमेरिका के पॉलिटिकल और लेजिस्लेचर के ग्राउंड लेवल के अधिकारी अभी भी वही हैं, हाइड्रा वाले जिन्होंने इस बकचोदी के फंडिंग के लिए मदद कराई थी, वो अभी भी वही हैं। अब देखो, हाइड्रा के इतने बड़े प्लान फेल होने के बाद वो रुकने वाला तो था नहीं। जो भाई दूसरे देश में अपने मकसद के लिए सरकारों से इतनी बड़ी फंडिंग करा सकता है, वो आगे और क्या कुछ नहीं करा सकता। और आई थिंक मैं गलत नहीं हूं तो उसने करा भी दिया, सोकोविया अकॉर्ड्स। अब यहाँ बात आ गई सिविल वॉर पे, जब उन्होंने एवेंजर्स के सामने अकॉर्ड्स का प्रस्ताव रखा था। अब देखो, यहाँ बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अपने सेक्रेटरी साहब न्यूयॉर्क की बैटल वाली फुटेज दिखा रहे थे, वो उस वे में एडिटेड थी कि वो एक्सट्रीमली इमोशनली मैनिपुलेटिव लगे, क्योंकि हमने पूरी पिक्चर देखी है भाई, हम सब जानते हैं कि एवेंजर्स कर क्या रहे थे। अब अपने न्यूयॉर्क वाले सीन का ही एग्जांपल से शुरू करते हैं, तो उन्होंने हमें सिर्फ 4 क्लिप्स ही दिखाई। पहला तो जब आयरन मैन फ्लाइंग व्हेल को शहर के अंदर गाइड कर रहा था, उसके बाद हमें जनता दिखती है जो डर के मारे भाग रही है, उसके बाद मिलिट्री के कुछ जवान शूट करते नजर आते हैं, उसके बाद हमें हल्क दिखता है जो बहुत ही वायलेंटली पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, और ये उस फोन से रिकॉर्ड की गई थी जिसके ऊपर बिल्डिंग का मलबा गिर चुका था। तो हम ये मान सकते हैं कि चलो वो मर गया होगा। अब ये सारी क्लिप्स कलेक्टिवली ही बोलूं तो एवेंजर्स को एज ए बैड वे में रिप्रेजेंट करती हैं, जो लोगों के इमोशनल कॉन्शियसनेस को ट्रिगर करता है। अब हम ह्यूमंस की बनावट ही ऐसी है कि हम नेगेटिव इवेंट्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिससे हमारे अंदर कुछ सिंपैथी बन जाती है, चाहे अपने लिए या फिर दूसरों के लिए। अब इमोशनल गेम तो सेक्रेटरी साहब खेल गए, और कहीं ना कहीं एवेंजर्स के मन में भी ये सवाल आने लगा था कि हमें लगाम की जरूरत है, हम पे कोई कंट्रोल रखे कि हम जब भी चाहें अपनी उतनी पावर का इस्तेमाल ना कर पाए जितना जरूरत है। ऐसा कुछ एवेंजर्स का सोचना था। मगर ये बात तो रॉस साहब ने बताई ही नहीं कि वर्ल्ड सिक्योरिटी काउंसिल सीधे न्यूक्लियर बॉम्ब न्यूयॉर्क पे फोड़ने वाला था। ये डिटेल किसकी गाड़ में डाल लिए? और आयरन मैन के इस हीरोइक एक्ट के बाद जनता तक को भी ये बात नहीं पता चली कि उनकी सरकार उन्हें ही कुर्बान करने जा रही थी। ये तो एवेंजर्स थे जिन्होंने सरकार और एलियंस दोनों से उन्हें बचाया। अब देखो, न्यूयॉर्क के अटैक के बाद ये भी एक अजीब सी बात है कि ना ही एवेंजर्स और ना ही शील्ड ने कोलैटरल डैमेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी फ्यूरी पे आती है, क्योंकि एवेंजर्स को वही देख रहा था ना थ्रू आउट पूरे बैटल के दौरान। और ये बात भी सारी जिम्मेदारी शील्ड और एवेंजर्स की बनती है कि वो अपने करतूतों की जिम्मेदारी लें। अच्छा किया है तो किया है, मगर बुरा भी तो किया। मगर यहाँ यूएस गवर्नमेंट की भी बात की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने 4 सालों तक कुछ नहीं किया और 2016 में एवेंजर्स को ब्लेम करना चालू कर दिया। इसके बावजूद इन फैक्ट्स को नजरअंदाज करते हुए कि एवेंजर्स शील्ड के अंतर्गत काम कर रहा था बैटल के दौरान, और उस समय तक शील्ड एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन था।
अब आगे वॉशिंगटन डीसी वाला एग्जांपल लेके देखें तो जब हेलिकैरियर्स वाला डिजास्टर हुआ तो कोलेटरल डैमेज की जिम्मेदारी स्टीव रॉजर्स पे ठहरा दिया गया। लफड़े की बात यह है कि इसकी जिम्मेदारी यूएस सरकार का हर एक कोना था, प्रोजेक्ट के अप्रूव करने से लेकर शहर के बीचों बीच एयरक्राफ्ट्स को लॉन्च करने तक। अब जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे स्पेस शटल के लॉन्चेस दूर दराज के इलाके में होते हैं जहां जान मान का कोई नुकसान ना हो, तो ठीक उसी तरह इसे भी शहर से बाहर रखना था ना। कुछ लफड़ा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? फिर कहेंगे कि हम जांच करवा रहे हैं। कैप्टन अमेरिका तो लॉन्च होने ही नहीं देना चाह रहा था, तो ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी आती है कि हेलिकैरियर्स की अनऑथराइज्ड तरीके से शहर के नीचे ये बन कैसे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन के समय अगर हेलिकैरियर्स के रिपल्सन इंजन में अगर एक ब्लास्ट होता तो पूरा शहर उड़ जाता, मगर नहीं, डिजास्टर की जिम्मेदारी तो स्टीव साहब की है, जो किया उन्होंने गलत किया। खैर, अब आगे सोकोविया वाले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ मैं भी मानता हूँ कि एवेंजर्स के कुछ साइंस ब्रोज ने अल्ट्रॉन को बनाया जो टोनी ओबैनर थे, मगर सिविल वॉर में रॉस को ये बात नहीं पता थी कि ये अल्ट्रॉन एवेंजर्स का क्रिएशन है, क्योंकि अगर रॉस को ये बात पता होती तो वो इस बात पे एवेंजर्स को टोकने में जरा भी नहीं कतराता कि ये तुम्हारी गलती है, बैनर और टोनी दोनों ने मिलकर पैदा किया इसे। खैर, अगर रॉस को अल्ट्रॉन के पैदा होने वाली जानकारी पता होती तो वो एवेंजर्स को गियर में ले लेता बिना किसी शक के, मगर उसने वो स्पेसिफिक हवा में उड़ने वाली सिटी का फुटेज ही क्यों दिखाया? उसके बाद वाली फुटेज क्यों नहीं दिखाई जब एवेंजर्स ने चीजों को कंट्रोल कर लिया था? अब क्यों नहीं दिखाई, इसका भी एक कारण है कि वो एवेंजर्स की नाकामयाबी को दर्शाना चाह रहा था कि कैसे उसने एक छोटे शहर को उड़ने दिया। उसे पहले कंट्रोल करने में एवेंजर्स नाकामयाब रहे। और ठीक इसी फ्लोटिंग फुटेज के बाद रॉस ने एक गिरती हुई बिल्डिंग का फुटेज दिखाया, जिससे टोनी के सेंसेस भी ट्रिगर हो गए और उसे उस बच्चे और उसकी माँ की बातें याद आने लगी कि उसने कितनों को निराश किया है। अब देखो, यहाँ रॉस भी बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहा है। वो सिर्फ इमोशनल, नेगेटिव और मैनिपुलेटिव फुटेजेस ही दिखा रहा है, जिससे रूम में बैठे टीम को अपने कर्मों पे शर्म आ रही है। इन दी एंड सब कुछ ठीक करने के बावजूद भी पूरी टीम को शर्म आ रही है कि उन्होंने कितना गलत किया। कुछ एवेंजर्स तो अपने आप पे ही शक करने लगे थे, यहाँ तक कि विजन भी ये सोचने लगा था कि उनकी शक्तियां विनाशकारी हैं, जो लोगों को चैलेंज करती हैं कि हम ही रखवाले हैं, जिससे जाने अनजाने में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनती है। मगर फिर भी रॉस का प्रेजेंटेशन टोटली ही डिसऑनेस्ट था। उसने वर्बली सिर्फ बोला है कि दुनिया एवेंजर्स का एहसान कभी नहीं चुका पाएगी, मगर फिर ले दम पे दम नेगेटिव वीडियोस चालू, अच्छे काम के अंदर भी नेगेटिव वीडियो क्लिप्स बना के दिखा रहे हैं, जिससे पूरी टीम का मोरल डाउन होता जा रहा है। अब देखो, आगे ही इसी सीन में रॉस कैप्टन से कहता है, कैप्टन, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि थॉर और बैनर इस वक्त कहां होंगे? अगर मेरे हाथों से 30 मेगाटन के 2 परमाणु हथियार इधर उधर हो जाएं, तो सोचो क्या होगा। अब देखो, ये स्टेटमेंट खुद ही अपने आप में काफी है, जिससे ये बात साबित होता है कि सोकोविया अकॉर्ड्स कई सारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रहा है। अब देखो, जैसे अकॉर्ड्स में ही मेंशन है कि कोई भी सुपर हीरो या इनहैंस्ड इंडिविजुअल जो किसी भी प्रकार का औजार या हथियार है और उसे कंट्रोल किया जाना चाहिए, जिसे सिर्फ उन्हें जरूरत के समय पे ही इस्तेमाल किया जा सके। अब देखो, किसी ह्यूमन की सिर्फ उसकी एबिलिटीज की वजह से उसे ह्यूमन या टूल घोषित कर देना अपने आप में ही फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड स्टेट्स लॉज को वायलेट करता है। अब देखो, ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सोकोविया समझौते में 117 देश साइन करने के लिए तैयार थे। करीबन अप्रोक्स 60% की यूनाइटेड नेशंस की कंट्रीज इसको सही मानती थी, बाकी अप्रोक्स 40% कंट्रीज को छोड़ के। अब जहां रही बात यूएस तक की ही, तो यूनाइटेड स्टेट्स ये बात जानते हुए भी कि ये अकॉर्ड हमारी लॉज को वायलेट कर रहा है, फिर भी इस पे मोहर लगा दी। अब देखो, इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगा ही जा सकता है कि अभी भी हाइड्रा के कुछ मेंबर्स यूएन में तैनात हैं। उनका इस अकॉर्ड को पास करने में काफी गहरा हाथ है, क्योंकि एक लीगल नाम का यूट्यूब चैनल है जिसने बाकायदे 10 पॉइंट्स में समझाया है कि कैसे सोकोविया अकॉर्ड्स ह्यूमन राइट्स और यूनाइटेड स्टेट्स के फंडामेंटल लॉज की धज्जियां उड़ाता है। यानी कि ये अकॉर्ड ही पूरा इलीगल है। इसका प्रस्ताव बनते समय ही इसे रिजेक्ट कर देना चाहिए था। लोगों का ये हक छीन लेता है कुछ अच्छा करने से। और टोनी भी पता नहीं किस हिसाब से सोच रहा था। वो भी इस सीन में बोलता है, I'm not saying it's impossible, but there would have to be safeguards. Sure. Once we put out the PR fire, these documents can be amended. मैं कहता हूँ भाई, अगर कोई भी एक लॉ बन गया तो उस लॉ में संशोधन लाने में कई सालों लग जाते हैं। ये कोई आसान काम नहीं है कि लॉ को रेक्टिफाई करना। मगर जैसे लीगल ने ही अपनी वीडियो में बोला है, यह अकॉर्ड कोई फोर्सेबल लॉ नहीं है। अब अकॉर्ड के मानने से अगर कोई चीज इलीगल है तो वो लॉ के नजरों में लीगल नहीं मानी जा सकती, क्योंकि लॉ दलीलें भी सुनता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्ड्स किसी इनहैंस्ड इंडिविजुअल को नाइजीरिया में जाने से रोक नहीं सकता। वो उसे यह कह सकता है कि वो इस देश में जाने के लिए इलीगल है, मगर यह बात पूरी तरीके से नाइजीरियन गवर्नमेंट पे निर्भर करती है कि वो किस शख्स को अपने देश में आने देगा कि नहीं। क्योंकि हम सब ये बात जानते हैं कि सोकोविया अकॉर्ड्स पे 117 देशों ने समझौता किया है, यह कोई लॉ नहीं है। और ठीक ये बात दूसरे देशों के सुपर हीरो जो यूएस में रह रहे हैं उन पे भी ये बात लागू होती है, क्योंकि नॉन यूएस सिटीजन के लिए थोड़े से लॉस डिफरेंट हो जाते हैं। अब जैसे कि स्कारलेट विच को एवेंजर्स कंपाउंड में अननोइंगली
सेफली रखा गया था और उसे ये बात तब तक नहीं पता थी जब तक वो वहां से बाहर नहीं जाने लगे। और ये बात खुद यूएन के फंडामेंटल लॉज और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करता है। तो भाई सोकोविया अकॉर्ड्स पूरी तरीके से डीह्यूमनाइजिंग है। समझौता तो कई सारे देशों ने कर दिया, मगर सारे देशों के अपने कुछ अलग लॉज होते हैं और अपने लॉ के बदले वे अकॉर्ड्स को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके क्राइटेरिया में ही नहीं आएगा। और इन सारी चीजों से एमसीयू की गवर्निंग बॉडीज का करप्ट नेचर सामने आता है। अब इस बात को भी साबित करने का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि जब सिविल वॉर मूवी में बकी के ऊपर शूट एट साइट का ऑर्डर हुआ था, तो ध्यान देना, बॉम्बिंग हुई थी वियना ऑस्ट्रिया में, शूट एट साइट का ऑर्डर जारी हुआ यूएस से, मगर विंटर सोल्जर उस समय था बुचारेस्ट रोमानिया में। बहुत बड़ा बवाल होने के बाद विंटर सोल्जर को बर्लिन जर्मनी क्यों ले जाया गया? अगर मैं गलत नहीं हूं तो शूट एट साइट का ऑर्डर मिला था और सीधे एक दिन के अंदर ही रोमानियन गवर्नमेंट ने जर्मनी को विंटर सोल्जर दे दिया। अब देखो, शूट एट साइट का ऑर्डर हमें तब जानने को मिला जब सीआई एजेंट शैरन कार्टर ने स्टीव रॉजर्स को बताया, तो हम ये बात मान सकते हैं कि ऑर्डर अमेरिका से आया होगा। तो भाई ये बात यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री, पुलिस और स्पेशल एजेंट्स पे लागू होती है। और जब बकी को पकड़ा गया तो वहां यूएस के कई सारे अधिकारी थे, इंक्लूडिंग रोडी ऑल्सो। और चलो मान लेते हैं कि उस समय तक रोडी अपने गवर्नमेंट में एक्टिव नहीं था, मगर बाकी के अधिकारी तो वहीं पे थे, मार देना चाहिए था, मगर नहीं, उसे मारने की जगह पकड़ा जाने लगा। कुछ बातें तो हैं जो गवर्नमेंट के इंटरनल अधिकारी हम सबसे छुपा रहे हैं। यूएस की टास्क फोर्स जब बांस को ले जा रही होती है तब भी उसे जिंदा रखा गया, ऑर्डर होने के बावजूद। दैट मींस टास्क फोर्स भी कुछ चीजें छुपा रही है और इन सब बातों में यूएन बहुत ही बुरी तरीके से इन्वॉल्व है। बात सिर्फ यूएस तक ही सीमित नहीं है, यूएन में बैठे शासी अधिकारियों की लॉयल्टी पे भी सवाल उठता है मूवी के अंदर कि कैसे बांस को पकड़े जाने के बाद वो उसे एक देश से दूसरे देश में ले जा रहे थे, इसका ऑर्डर किसने दिया? अरे भाई, हाइड्रा का रिसर्च बेस जर्मनी में था। समझ रहे हो ना कितनी बड़ी करप्ट पॉलिटिक्स चल रही है? इतनी सारी चीजें पिक्चर के बाहर हो गई और हमें भनक तक नहीं लगी। और बात सिर्फ यही नहीं है, हमें ये बात नहीं भुलानी चाहिए कि कैसे गवर्नमेंट ने ब्रूस को ट्रीट किया है, मगर अभी के तौर पे सिर्फ हम बात यहीं तक करते हैं। ब्रूस के ऊपर हम फिर कभी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मगर यहाँ कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर और सिविल वॉर मूवी में हमें ये बात पता चलती है कि कैसे एमसीयू की गवर्निंग बॉडीज अपने आप में कितना करप्ट हैं। यहाँ तक कि जब फ्यूरी को मारने की कोशिश की जा रही थी तब भी इसके आगे बैठे अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ा कि शहर के बीचों बीच इतना बड़ा केओस टेक प्लेस कैसे कर गया। क्या वहां कैमरास नहीं थे? कोई सबूत नहीं मिला? कोई गवाह ही नहीं था? पूरी की पूरी भैंचोद मशीन गन शहर में चल रही थी और इसके ऊपर की सारी बातें हवा हो गई। अब हवा इसलिए हो गई कि यूएस गवर्नमेंट और उनकी लॉज की लॉयल्टी बहुत ही खराब हो चुकी है। उनके गवर्नमेंट के अंदर ही अनऑथराइज्ड और डीह्यूमनाइजिंग लोग छुपे हुए हैं जो दुनिया को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी बिल, फंड और लॉ को पास करने में मदद करेंगे। मगर आप क्या सोचते हैं? क्या आप एमसीयू की मूवीज की गवर्नमेंट को सही मानते हैं या नहीं? क्योंकि सवाल तो मैंने काफी सारे खड़े कर दिए, मगर अब भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हमें बात करना है और आप उनके बारे में मुझे कमेंट्स में नीचे जरूर बताएं कि एमसीयू की मूवीज कैसे करप्ट हैं विथ रीजन। और इसके अलावा किसी को भी कोई चीज सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। मूवीज हैं, यही तो होती हैं जो पिक्चर में मसाला लाती हैं। इसका अपने रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आ गए हो कहीं से भी तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।